Hello everyone, welcome back to the Political Science CSS lecture series. In the previous lecture we discussed democracy and dictatorship और हमने उनका comparison और contrast देखा था. In today's lecture we'll discuss another past paper question which came in 2001 and 2008 in slightly different forms, but in दोनों questions की overall theme यही है कि वो कौन से circumstances होते हैं या वो ऐसे कौन से events होते हैं जिनके नतीजे में आपकी एक चलती जमहूरियत डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ चली जाती है. सो हाउ डू डेमोक्रेसीज डीजेनरेट टू डिक्टेटोरियल रूल? उसके कुछ ब्रॉड फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला तो यह है कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन और डिवीजन हो along class, ethnic, linguistic, sectarian lines, then this is a recipe for political instability within a country. And if there is mass political instability and any democratic system fails to cope with that mass political instability, then the powerful institution can easily replace the democratic system and control the system, such as the military. पाकिस्तान की तारीख में भी आप देखते हैं कि जब भी मार्शल लॉ लगा है वो उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई एजिटेशन, कोई ना कोई नेशनल क्राइसिस, किसी सिचुएशन जो है वो एज अ प्रीटेक्स्ट यूज की जाती रही है मार्शल लॉ लगाने के लिए. सो इन कंट्रीज दैट हैव सिवियर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अलोंग डिफरेंट लाइंस, वो वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी को जन्म देता है. तो इस इंस्टेबिलिटी की वजह से पार्डन माय राइटिंग, तो उस इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको पावरफुल इंस्टीट्यूशन जो है which is military, it gets the space to occupy the political power and hence oust the democratic government and through a coup come to power. The second is failure to manage national catastrophe. अगर किसी डेमोक्रेटिक रियासत कोई बहुत बड़ा क्राइसिस, ये कैटास्ट्रफी इकोनॉमिक हो सकती है, ये कैटास्ट्रफी नेचुरल कैटास्ट्रफी हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या ये कैटास्ट्रफी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है. अगर इस तरह का कोई भी क्राइसिस है, इस तरह का कोई भी एलिमेंट है, तो अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी और डेमोक्रेटिक सिस्टम इनको कोप करने में फेल हो जाए तो अगेन इट गिव्स स्पेस टू द पावरफुल इंस्टीट्यूशन, द मिलिट्री और द रेबेलियस ग्रुप, जो कि फिर ऑक्युपाई करता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करके पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करता है. थर्ड इज द एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस ऑन इकोनॉमिक एंड सोसाइटल इंडिकेटर्स. जमहूरियत के साथ या किसी भी सियासी निजाम के साथ एक जनरली अवाम की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा. इट विल इंप्रूव द मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सर्विस डिलीवरी, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव्ड. लेकिन अगर इन प्रोमिसेस पे कोई जमहूरियत डिलीवर ना कर पाए और इस लेवल पे कि वो एक क्राइसिस की सिचुएशन जनरेट करने के काबिल हो जाए, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं रहता. सो इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट डेफिसिट. अवाम और स्टेट के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है और अवाम का जमहूरी निजाम से एतमाद ही उठ जाता है. फिर इवन बहुत सारे केसेस के अंदर अवाम खुद डिमांड करती है कि जी मार्शल लॉ लग जाए, कि जी मिलिट्री आ जाए और डिक्टेटरशिप आ जाए. सो ये काफी इंस्टेंसेस मशहूर रहे हैं, इवन दो इट्स वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, मगर ये बड़े इंस्टेंसेस मशहूर हैं कि जी जब भी मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा है तो बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वो उन्होंने सेलिब्रेट किया है उसको, और मिठाइयाँ तकसीम करते थे सड़कों के ऊपर जब मार्शल लॉ लगता था, क्योंकि लोग इतने तंग आ गए होते थे अक्सर अपनी जमहूरी हुकूमतों से. व्हाइल दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर, मोस्ट ऑफ द पीपल वर आल्सो डिसअपॉइंटेड एंड आर आल्सो फेस द brunt of the dictatorial regimes as well. लेकिन कहने का मकसद ये कि एक ये बहुत बड़ा कॉज होता है जिसकी वजह से रियासत जो आपकी डेमोक्रेसी है वो अपनी लेजिटिमेसी खो देती है. तो अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन इंडिकेटर्स पे परफॉर्म करें. The fourth is lack of strong democratic leadership. लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए. मैं एक मिसाल से आपको वाज़ेह करता चलूं. जब हमारी स्टेट बनी 1947 में, वी हैड वन कैरिस्मेटिक लीडर
around which the whole nation was united, which was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. After the unfortunate demise of Jinnah, there was no single leader that could claim national unity. Liaquat Ali Khan to some extent, and then he was also unfortunately assassinated. जिसकी वजह से पाकिस्तान में कितने सालों के अंदर इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स तब्दील हुए और गवर्नमेंट्स रिपीटेडली तब्दील हुई इन दी अर्ली फेजेस ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री. इफेक्टिवली वो चीज़ मार्शल लॉ की शक्ल में जाकर ट्रांसलेट की कि जब आपका मार्शल लॉ लगाया गया और फिर अयूब खान मार्शल लॉ डिक्टेटर के तौर पर आ गए. तो इसीलिए जब आपकी कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होती तो वो स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ सकते पॉलिटिकल सिस्टम में. दे कैन नॉट गाइड द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. वो जो लोगों की एस्पिरेशन और विशेस को पूरा नहीं कर पाते और पॉलिटिशियंस को एम्पावर नहीं कर पाते, वो पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं कर पाते. सो इन द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडरशिप, योर पार्लियामेंट गेट्स वीकेंड, योर पॉलिटिकल सिस्टम बिकम्स मोर अनस्टेबल. हर कोई कोशिश कर रहा होता है एक दूसरे की लेग पुलिंग में. जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं वो रेकंसिलिएशन और नेगोशिएशंस के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी इकट्ठा रखते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ दैट वो पॉलिटिकल एलीट ही आपकी डिवाइडेड रहती है, which in turn gives space to the dictatorial ambitions of the powerful, be it military or any rebellious group, कि उनको फिर आप स्पेस देते हैं कि जिसकी वजह से वो इजीली इस डिवाइडेड एंड फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल एरिना का फायदा उठा सकते हैं. 5 is the self-serving political parties and political opportunism. Dictators और अथॉरिटेरियन regimes भी अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज पे रिलाई करती हैं एंड दे लुक फॉर रिलायबल पार्टनर्स जिनको वो यूज कर सके रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट. हमारे यहाँ भी एक अनफॉर्चुनेटली बहुत प्रेडेटरी पॉलिटिकल सिस्टम है. प्रेडेटरी पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टीज जनरली नॉट वांट टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम और द ओवरऑल सोसाइटी. दे जस्ट वांट टू गेट इनटू पावर देमसेल्व्स. तो डिक्टेटर्स प्रॉमिस देम कि व्हेन दे विल कम टू पावर तो वो मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट के अंदर इस पॉलिटिकल पार्टी को शामिल कर लेंगे. इन टर्न वो वाली पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ डिक्टेटर्स को मदद करती है पावर में आने के लिए. पाकिस्तान की तारीख में आपको हमेशा इस तरह कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, अयूब खान के टाइम पे काउंसिल मुस्लिम लीग थी, ज़िया साहब के टाइम पे जनरल ज़िया साहब के टाइम पे आपको दोबारा से मुस्लिम लीग रिवाइव होती नजर आती है, जनरल मुशर्रफ के टाइम पे मुस्लिम लीग क्यू. इस तरह अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट्स पे चली जाएं और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का शिकार हो जाएं तो डिक्टेटर्स उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए पावर में आ सकते हैं. द सिक्स्थ इज द सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस एंड डायरेक्ट सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. अगर मिलिट्री और सिविलियंस आपस में डिवाइडेड है लीडरशिप and they are at odds with one another and in interest of both are clashing with one another, their perception on what favorable policies of a country is are directly in clash with one another. And if all mechanisms of negotiation, reconciliation and common ground has been exhausted, तो ये भी एक रेसिपी है मार्शल लॉ की. बिकॉज अगर इतना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है तो अदर समटाइम्स इन वीकर डेमोक्रेसीज वो सिविलियन गवर्नमेंट्स को फारिग करवा दिया जाता है. अगर एक डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल क्लैश है आपका, अगर आपका डायरेक्ट क्लैश है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे के, तो इन एग्जांपल्स के अंदर जितनी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं जो माबाद आबादियाती रियासतें हैं, ये वो रियासतें हैं जो पहले किसी ना किसी कॉलोनियल पावर के अंडर थी, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सिंगापुर, ऑल दीज कंट्रीज. इनको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स कहा जाता है. तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में एक और कॉमन चीज भी ये रही है कि क्योंकि कॉलोनियल एरा के अंदर कॉलोनियल रूल के अंदर मिलिट्री स्ट्रांग थी और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस वीक थे. सो फॉर इंस्टेंस ब्रिटिश बिल्ट स्ट्रांग मिलिट्री इन इंडिया, इट बिल्ट स्ट्रांग ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन इंडिया बिकॉज इट वांटेड टू रूल इंडिया. और गवर्न करने के लिए इंडिया को एक स्ट्रांग मिलिट्री और एक स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी की जरूरत थी ब्रिटेन ब्रिटिश को. बट दे डिडंट ब्रिंग स्ट्रॉन्ग सिविलियन इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने कोर्ट्स बड़ी अच्छी नहीं बनाई यहाँ पे, या उन्होंने बहुत ज्यादा फ्री एंड फेयर और रिपीटेड इलेक्शंस नहीं कराए जिसकी वजह से बहुत आपकी जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप भी ग्रूम करती कॉरेस्पॉन्डिंग. ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर डीकोलोनाइजेशन,
उनके बहुत मजबूत मिलिट्री मौजूद थी, मगर बहुत मजबूत सिविलियन इदारे और इंस्टीट्यूशंस मौजूद नहीं थे. बिकॉज ऑफ दैट पावर इम्बैलेंस इट बिकेम इजी फॉर मिलिट्री टू कम. इन सिमिलर फैशन आप ये देख सकते हैं, ये एग्जांपल पाकिस्तान, इजिप्ट, थाईलैंड, ये तीनों पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज और वहां डिक्टेटरशिप इज वेरी रैम्पेंट. अगला सवाल जो पास पेपर्स में 2010 में है कि वुड यू एग्री that democracy is the only remedy for social, political, economic instability in the developing country? अब इस पे आपकी मर्जी है, because it's an opinionated analysis, then you can say yes. But since you are giving an exam in a functional democratic country के जो फॉर्म में डेमोक्रेसी पे ऑपरेट करती है और आपने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपरेट करना है और काम करना है आफ्टर यू कम टू ब्यूरोक्रेसी, तो इट्स मोर expedient even for you to answer that in a no, because you are going to work in a developing country under a democratic system. And even on objective levels, this statement is not true according to a lot of academic theorists and political scientists. So आप इस context में हम तीनों levels पे discuss करते हैं, social, political और economic levels पे. On political level, dictatorship solution नहीं है, क्योंकि most of developing countries are multi-ethnic, multilingual and multi-sectarian, which means they are heterogeneous societies. उनमें homogeneity नहीं है, commonalities कम है, जिसकी वजह से dictators की power चूंकि जरा centralized authority होती है, centralized leadership होती है, इसलिए बहुत सारी ethnicities feel marginalized और उनको उनकी issues address नहीं हो पाते. जिस तरह मैंने आपको बताया इराक के अंदर जो रूलिंग पावर जो डिक्टेटर है उसका जो सेक्ट था, उसके सेक्ट के लोगों को सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, दूसरे को नहीं मिलते थे. सद्दाम हुसैन के टाइम पे सुन्नीज हैड द प्रिविलेजेस, मालिकी के टाइम पे शियाज हैव द प्रिविलेज. तो जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप इज नॉट अ गुड रेसिपी फॉर इक्वल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज. द सेकंड इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस लॉजिक, क्योंकि डिक्टेटर्स हेल फ्रॉम सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, they hail from certain socio-ethnic group as well, और वो किसी एक खास ethno-linguistic group से उनका ताल्लुक होता है, जिसकी वजह से उनका patronage network भी उसी एक ethno-linguistic group के साथ होता है और वो उन्हीं लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. फिर डिक्टेटरशिप्स के अंदर चूंकि पेरिफेरल एरियाज डिक्टेटर्स की प्रायोरिटी में नहीं होते, वो उनको आयरन फिस्ट से रूल करते हैं, सप्रेस करते हैं डिसेंट. इन चीजों की वजह से आपकी ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज जिनमें खास तौर पे पेरिफेरल एरियाज को डेवलप करने की जरूरत होती है, जो आपके मेन स्ट्रीम एरियाज का हिस्सा नहीं है, जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो आपका सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब या पेशावर वैली या अर्बन सिंध, ये आपके मेन सेंटर्स हैं. पेरिफेरल एरियाज जो रूरल सिंध है या पेशावर वैली के अलावा दूसरे एरियाज हैं या साउथ पंजाब और बलोचिस्तान है, ये सेंटर का हिस्सा नहीं, ताल्लुक नहीं रखते, पेरिफेरल एरियाज है. तो गवर्नमेंट डिक्टेटर्स ने बिलखसूस इन एरियाज पे कभी भी फोकस नहीं किया. चूंकि डिक्टेटरशिप के अंदर कंसेंसस बिल्डिंग नहीं होती, एक सिंगल पार्टी रूल होता है, सिंगल पर्सन रूल होता है, तो वो कभी भी सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नहीं चलते. इन सारे स्टेक होल्डर्स को ना साथ लेकर चलने की वजह से, इन सारे कॉजेस की वजह से आपको ओवरऑल मैस लेवल पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आती है इवेंचुअली. आज नहीं तो कल वो जो आपका पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है, वो ढांचा नीचे गिर जाता है और फिर केओस आता है सोसाइटी में. अरब स्प्रिंग जिस तरह हमने देखा तुनीसिया से स्टार्ट हुआ 2011 में, पूरे मिडिल ईस्ट में फैला, बिकॉज एवरीवन वाज जस्ट टायर्ड एंड फेड अप विद डिक्टेटर्स रनिंग देम कंट्रीज एंड रिप्रेसिंग देयर राइट्स. पाकिस्तान में भी हमने देखा डिक्टेटरशिप्स आती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होती, बिकॉज लोग इफेक्टिवली इवेंचुअली इससे तंग आ जाते हैं और फिर चूंकि फिर बार बार ये डिक्टेटरशिप्स के खिलाफ फिर मुजाहरे, प्रोटेस्ट, केओस, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जनरेट करते हैं. फिर नई गवर्नमेंट आती है, फिर उसे जीरो से स्टार्ट करना होता है. तो दिस इज नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. तो ये इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे भी होता है. द सेकंड इज ऑन सोशल लेवल. आपकी डिक्टेटरशिप सोशल लेवल पे बहुत नुकसान पहुंचाती है, बिकॉज इट हैज नॉट हैव एनी स्पेस फॉर डिसेंट, क्रिटिसिज्म का कोई स्पेस नहीं होता. सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को बैन किया जाता है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते, राइट टू स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, प्रेस, ये सारे राइट्स बैन किए जाते हैं. इन तमाम चीजों की वजह से लोगों के पास
कोई legitimate avenue नहीं बचता to express their dissent, to express their grievances. And when people have legitimate grievances but does not have any legitimate avenue to express that grievance, effectively वो क्या करते हैं? Then they resort to violence. फिर वो violence के जरिए अपनी बात मानने की दिखाने की कोशिश करते हैं. हमने ये अमूमी तौर पे देखा है पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटोरियल रिजीम्स के अंदर आपका सेपरेटिज्म बहुत अक्सर औकात परवान चला है. उसकी वजह यह है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर नहीं चल पाते. इस एग्जाम्पल के तौर पे आप इजिप्ट की मिसाल बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है. इसके अंदर प्रेसिडेंट अल सीसी जिसने मिलिट्री कू किया था मोहम्मद मुर्सी के अगेंस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया था इजिप्ट के अंदर, तो यूर कांस्टेंट सिविल स्ट्राइफ इन इजिप्ट एवर सिंस देन बिकॉज लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे. थर्ड इज ऑन द इकोनॉमिक लेवल. इकोनॉमिक लेवल के ऊपर दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं इसके अंदर. इट मे परफॉर्म वेल एंड इट मे नॉट परफॉर्म वेल अंडर डिक्टेटोरियल रिजीम्स. तो मोहम्मद मुर्सी के अगेंस्ट और मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया था इजिप्ट के अंदर, तो यूर कांस्टेंट सिविल स्ट्राइफ इन इजिप्ट एवर सिंस देन बिकॉज लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे. थर्ड इज ऑन द इकोनॉमिक लेवल. इकोनॉमिक लेवल के ऊपर दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं इसके अंदर. इट मे परफॉर्म वेल एंड इट मे नॉट परफॉर्म वेल अंडर डिक्टेटोरियल रिजीम्स. तो व्हेन इट मे परफॉर्म वेल, तो अगर तो डिक्टेटर अच्छे पॉलिसी मेकर्स लेकर आता है, अच्छे एक्सपर्ट्स लेकर आता है, अच्छे टेक्नोक्रेट्स लेकर आता है जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो इट्स पॉसिबल के आपकी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कुड रीबाउंड. पाकिस्तान में भी 60s के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ वाज वन ऑफ द हाईएस्ट. इन 80s भी रीबाउंड ज्यादा ग्रोथ हुई. इन द 2000s अगेन इकोनॉमी वाज marginally better than some democratic regimes because some good sound policies were instituted by dictators on advice of the experts. कभी कभी डिक्टेटर्स आयरन फिस्ट से जब रूल करते हैं तो वो जो सोसाइटी के अंदर अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, अंडरलाइंग डिविजन्स होती हैं, और उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल कवर दे देते हैं, उस पर पर्दा डाल देते हैं, चादर बिछा देते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंप्रूव होता है कि हाँ जी इस कंट्री में लगता है कि स्टेबिलिटी आ गई है, जिसकी वजह से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाया करती है कभी कभी, जिसकी वजह से इकोनॉमी आपकी इंप्रूव करती है. बट इन द लॉन्गर रन अमूमी तौर पे दिस इज नॉट फीजिबल बिकॉज पहली सतह पर डिक्टेटोरियल रिजीम्स लैक इंटरनेशनल सपोर्ट. डिक्टेटोरियल रिजीम्स को जनरली इकोनॉमिक असिस्टेंस इंटरनेशनल कंट्री से कम मिलती है. दूसरी बात, जो बुरे डिसीजंस हैं डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक फ्रंट पे, वो बहुत इजीली रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑपोजिशन क्वेश्चन करेगी, दूसरे लोग करेंगे. हमने पहले जिस तरह देखा था कि बार बार फिल्टर आउट होती रहती हैं चीजें. अगर नहीं अच्छी पॉलिसीज होंगी, नई गवर्नमेंट आ जाएगी. लेकिन डिक्टेटर्स की पॉलिसीज इरिवर्सिबल होती हैं इन दैट सेंस उनके टाइम पीरियड में, बिकॉज उनके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता, उनको कोई चैलेंज नहीं करता, उनको कोई क्रिटिक नहीं करता. तो इन रीजंस की वजह से इफ अ डिक्टेटर मेक्स अ हॉरिबल इकोनॉमिक पॉलिसी, इट्स इरिवर्सिबल. सो द मार्जिन ऑफ हार्म एंड द पोटेंशियल ऑफ हार्म economic on economic front is far greater. The third is that generally dictators have centralized administration and centralization of power. वो एक कैपिटल से बैठ के गवर्न करते हैं, वो पावर डिवॉल्व नहीं करते नीचे प्रोविंसेस को या डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सारी चीजें भी हैं वो कुछ सेक्शंस को मिलती हैं. इसके अंदर आप अयूब खान के 60s के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, उसके नतीजे में कहा जाता है कि 22 फैमिलीज, 22 खानदानों ने फायदा उठाया था पाकिस्तान के. सो ओनली 22 फैमिलीज वर द वंस दैट made better fortunes because of Ayub Khan's policies, not the rest of the people, not the whole of East Pakistan, aka Bangladesh. तो उनको इसका कोई फायदा नहीं पहुंचा था. तो बड़ी अनफेयर और अनइक्वल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है. फिर आखिरी सतह पर डिक्टेटर्स जो कि मिलिट्री बैकग्राउंड से हेल करते हैं, तो वो मिलिट्री स्पेंडिंग भी इंक्रीज करते हैं. तो मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज करने की वजह से आपका सोशल बजट कि जो आपने सोशल सर्विसेज पे, हेल्थ, एजुकेशन या वेलफेयर के ऊपर लगाना था, वो कट हो जाता है. तो ये गैरिजन स्टेट सिंड्रोम भी से कहते हैं कि when the dictators want to have a garrison state, a military state,
एंड मिलिट्री रन स्टेट, मिलिट्री को सबसे ज्यादा पावर देना चाहते हैं. दैट इज व्हाई दे एलोकेट मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बजट एंड नेशनल एक्सचेकर टू द मिलिट्री रादर देन सोशल सेक्टर. तो इन तमाम रीजंस की वजह से ओवरऑल इन कंक्लूजन ये बात है कि डिक्टेटरशिप्स शॉर्ट टर्म शायद इकोनॉमिक कभी कभी आपको बेनिफिट्स दे दें, इन द लॉन्ग टर्म ना वो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है, ना वो सोशली प्रॉफिटेबल है किसी सोसाइटी के लिए, ना वो पॉलिटिकली बेनिफिशियल है. तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा कि किस तरीके से जमहूरियत आवाम को बेहतरी प्रोवाइड करती है. इन तमाम पास्ट पेपर क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में हम मजीद कल का टॉपिक करेंगे. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसके अंदर हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रोल देखेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.